के 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है निकिता शर्मा। ये हैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से और डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताना जरूरी नहीं है, पर इतनी बात जरूर कहूँगा कि ये इनके पिता ने इनकी कुंडली भेजी है और जानना चाहा है कि स्वभाव बड़ा गर्म है और दूसरी बात है कि उग्रता भी है, व्यग्रता भी है, चिंता भी है, क्रिएटिविटी भी है, रिजर्व रहना भी पसंद है, गर्म तुरंत हो जाती हैं, रक्त की उबाल की स्थिति ज्यादा है, दर्द की समस्या भी है, पेट से संबंधित समस्या है, दांतों से संबंधित समस्या। ये सब मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं और ये इस कुंडली को देख करके ये बात मैं बता रहा हूं। और एक बात और भी है कि विवाह कब होगा ये सवाल है इनका, किस दिशा में होगा ये सवाल है इनका, आयु कैसी है ये, और दुनिया का सबसे जो उत्तमोत्तम संबंध होता है, जो सबसे उत्तरोत्तर वृद्धि का और बिल्कुल ही प्रत्येक पल जो परिपक्व होने वाला संबंध होता है वो पिता और पुत्री का होता है, पुत्र का नहीं होता, पिता और पुत्री का होता है। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। देखते हैं सबसे पहले ये लग्न बना मेष का। मेष लग्न मतलब मेढ़ा। अंक सबसे बढ़िया और तारीख 9, 18 और जिसके अंक में जोड़ने पे 9 आए वो तारीख अच्छी होगी। तो 36 तो कोई तारीख होती नहीं है, 63 भी कोई तारीख नहीं होती है, 18 तारीख होती है, 9 तारीख होती है और कोई अंक, बस आप यही देख लो। तो ये चीजें होती हैं। तो सबसे पहले इस कुंडली के लिए मैं अगर बता दूं तो शुक्र मारक होते हैं, बुध भी मारक होंगे, शनि जन्म कुंडली में, अब ध्यान से समझिएगा, पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मारक और वो चीजें कौन हैं। तो मंगल यहां पे लग्न के अधिपति होते हैं और अष्टम के अधिपति होते हैं, इस वजह से वो मारक नहीं होंगे, क्योंकि लग्न में ही उनकी मूल त्रिकोण राशि बन रही है और लग्न में मंगल के बैठे होने के कारण, उस पे राहु की दृष्टि होने के कारण व्यक्ति में गर्माहट जरूर रहेगी, लेकिन लग्नेश का प्रभाव अष्टम भाव से भी जुड़ेगा और चंद्रमा नीच के हो रहे हैं, जिसका नीच भंग स्वयं मंगल कर रहे हैं। लग्न में मंगल के बैठने होने के कारण व्यक्ति जो है वो थोड़ा गर्म दिमाग का होगा स्वभावतया, और व्यक्ति जो है वो मंगलिक दोष भी नहीं है। यहां मंगल अपनी ही राशि में बैठे हैं तो मंगल दोष जैसी कोई स्थिति नहीं है। चंद्रमा से भी मांगलिक नहीं है, क्योंकि चंद्रमा से वो गिनने पर छठे जा रहे हैं तो वो भी मांगलिक नहीं है। व्यक्ति के नेचर को पहले समझने की आवश्यकता है। यहां सूर्य जो बैठे हैं वो मेष राशि में बैठे हैं, पंचम भाव के अधिपति होकर के। व्यक्ति यश, कीर्ति, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, अनुकूल परिस्थितियों को और प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने हिसाब से ढालने वाला, थोड़ा रिजर्व रहने वाला, धुन का धनी होता है, धुन का पक्का होता है और ये किसी के सहारे आगे नहीं बढ़ना चाहता है। उसके बाद मध्यम कद का और पुरुषोचित गुणों को रखने वाला होता है, पुरुष के सदृश। महिला हैं पर पुरुष के गुणों को रखने के कारण, क्योंकि इनकी कुंडली में लगभग अगर आप देखते हैं तो सूर्य, मंगल, राहु, केतु, गुरु, शुक्र, ये सारे ग्रह पुरुष की राशियों में बैठे हैं। सूर्य, मंगल यहां भी देखते हैं, यहां गुरु, शुक्र, केतु और चंद्रमा भी, यहां तक कि चंद्रमा नहीं, चंद्रमा सम संख्या में, तो ये स्त्री राशि। शनि और बुध स्त्री राशि में, बाकी सूर्य मंगल पुरुष राशि, राहु पुरुष राशि में और शुक्र, केतु और गुरु ये पुरुष राशियों में बैठे हैं। इस वजह से भी व्यक्ति के ऊपर पुरुष के सदृश व्यवहार करने वाला या पुरुषोचित साहसिक शौर्य और पराक्रम को दिखाने वाला, ढाढ़स रखने वाला, विपरीत से विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल करने वाला। इसका एक प्रधान कारण यह भी हो जाता है कि वस्तुतः व्यक्ति का रंग रूप और व्यक्ति का ढांचा, व्यक्ति का शरीर कैसा होगा, जब आप इसका अध्ययन करने चलते हैं तो इसमें नवांश बड़ी मदद करता है, क्योंकि चंद्रमा को देखना होगा कि चंद्रमा कहां बैठे हैं। तो चंद्रमा सिंह के नवांश में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति सिंह प्रकृति का हो जाता है। सिंह कैसा? वो राजा है। व्यक्ति को दांतों से संबंधित समस्या हो सकती है, रक्त से संबंधित समस्या हो सकती है, आंतों से संबंधित समस्या हो सकती है, नेत्र से संबंधित समस्या नहीं है, स्किन से संबंधित समस्या नहीं है, नसों से संबंधित समस्या नहीं है, कोई लंबी बीमारी का कोई खतरा नहीं है, पर अल्प संतति होने का योग कुंडली में है, क्योंकि चंद्रमा, यहां सूर्य जो है वो यहां के अधिपति राहु से दृष्ट हैं और यहां का जो कारक ग्रह होता है वो गुरु भी राहु से प्रभावित है। और साथ ही साथ चंद्रमा नीच राशि में बैठे हैं
इस वजह से भी व्यक्ति को अल्प संतति वाला बना देते हैं। तीसरा प्रमुख कारण यह भी हो जाता है कि शनि जो है वो बुध के साथ बैठे हैं, जो संतति का कारक होता है। इस वजह से कई बार व्यक्ति को मनचाही संतति नहीं मिलती है, या कई बार पुत्र संतति ना होकर के स्त्री संतति हो जाती है। हालांकि ये बातें अब कई बार बदल जाती है। विवाह जन्म कुंडली में देखूंगा, पर बाद में, पहले कुंडली को समझाता हूं। जन्म कुंडली में शुक्र मारक, बुध भी और सूर्य अच्छे होंगे। देवगुरु बृहस्पति भी मारक होंगे, क्योंकि उनकी एक राशि 12वें भाव में बैठी है। पर उनका जो प्रभाव होगा वो इस बात पे निर्भर करेगा कि वो बैठे कैसे हैं। तो इस कुंडली में युति किसकी किसकी अच्छी मानी जाएगी? तो देवगुरु बृहस्पति की युति अगर शुक्र के साथ होगी तो वो अच्छी नहीं होगी, ये कमजोरी होगी, और ये एक तरीके से अशुभ माना जाएगा। गौर करिए, गुरु और शुक्र एक साथ बैठे हैं, तो एक साथ बैठे होते हैं तो वो क्या है? वो प्राप्त होने का भाव है। तो प्राप्त होना, किसी भी चीज को प्राप्त करने की जो स्थिति होती है वो एकादशवें भाव से, और विवाह के लिए जो जोड़ के समझने की बात है। मैं कई बार लोग कहते हैं कि आप कनेक्ट नहीं करते हो। नहीं, मैं दरअसल यहां कैलकुलेशन कई बार करता हूं और बताता हूं यहां हूं, तो इस वजह से वो चीजें आप लोग थोड़ा एक्टिव होकर के सुना करिए तो चीजें समझ में आएंगी। प्राप्त होने का भाव ये है, और विवाह के लिए संबंध जो आते हैं वो यहां से आते हैं। मंगल मांगलिक कृत्य है। मंगल अगर व्यक्ति की कुंडली में ठीक रहा तो वो मांगलिक कृत्य पैदा करता है। इनकी कुंडली में सूर्य बाल अवस्था के बैठे हैं, डिग्री में 1 डिग्री के, और मंगल उससे अस्त हो रहा है। मांगलिक कृत्य व्यक्ति का अस्त हुआ, कमजोर या देर या विलंब। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि गुरु शुक्र के साथ बैठे हैं। पर एक चीज और भी है कि ये देवगुरु बृहस्पति जो है वो भाग्य भाव के अधिपति होकर के धन भाव के अधिपति के साथ भी बैठे हैं, परंतु चूंकि द्वितीय भाव के अधिपति और सप्तम भाव के अधिपति होने के बावजूद शुक्र सबसे ज्यादा जो परिणाम करेंगे वो सप्तम भाव का करेंगे, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि उनकी यहां बनी है। और ज्योतिष का सिद्धांत यह कहता है कि 12वें भाव में और दूसरे भाव में अगर किसी भी ऐसी राशि का निर्माण हो रहा हो जो अन्य 2 राशियों, जो अन्य उसकी एक और अलग राशि किसी जन्म कुंडली के किसी अन्य भाव में बन रही हो, जैसे गुरु की दूसरी राशि यहां बन रही है तो गुरु यहां का फल ज्यादा करेंगे। शुक्र की दूसरी राशि यहां बन रही है तो शुक्र यहां का फल ज्यादा करेंगे। लेकिन अब ज्यादा कैसा? बात सवाल उठता है कि कैसा ज्यादा? तो कैसा ज्यादा का मतलब है कि वो लाभ का फल ज्यादा करेंगे, क्योंकि 12वें और दूसरे भाव के अधिपति अगर अन्य राशियों के भी अधिपति या अन्य भावों के भी अधिपति बनते हैं तो वो उनका फल इस बात पे अब डिपेंड करेगा कि वो बैठे कहां हैं। तो बैठे हैं लाभ में। तो वस्तुतः मैंने क्या बात कही है कि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की युति यहां पे व्यक्ति को संतान से कमजोर करेगी और विवाह में विलंब पैदा करेगी। और गौर से समझने की बात है, इस जातिका की कुंडली का जो सप्तम का कारक होगा वो कौन होगा? किसी भी स्त्री की कुंडली में सप्तम का कारक बदल जाता है, देवगुरु बृहस्पति हो जाते हैं। सप्तम के अधिपति सप्तम के कारक के साथ बैठे हैं। मतलब इतनी बात तो पक्की है कि व्यक्ति की जो स्थिति है दांपत्य के दृष्टिकोण से वो गंदी और गलत नहीं है। सप्तम भाव पे पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। यहां आप सूर्य और मंगल को पापक नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि लग्न और पंचम के अधिपति उसे देख रहे हैं, कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं देख रहा है, क्योंकि न तो छठे भाव के अधिपति का संबंध है, न तो 8वें भाव के अधिपति यहां वो स्वयं होते हैं, और 12वें भाव के अधिपति गुरु जो उनकी गौण राशि बनी है वो भी इस कुंडली में विलंब योग लगा रहे हैं, संतान से दूरी पैदा कर रहे हैं। हो सकता है कि स्त्री संतति ज्यादा हो या एक संतति हो जाए मौभी मशक्कत के बाद, लेकिन यहां पे धनवान होने का योग भी बनेगा, क्योंकि भाग्य के अधिपति धन के अधिपति के साथ भी बैठे हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति की वाणी कटु सत्यवाणी बोलने वाली हो जाती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति राहु और केतु के संपर्क में आ रहे हैं। इस वजह से भी कई बार व्यक्ति बहुत ज्यादा कटु वचन भाषी हो जाता है। और सिंह के राहु तो वैसे भी बड़े अच्छे परिणाम, कई बार वो कठोर बना देते हैं, रिजर्व बना देते हैं, धुनी बना देते हैं, अपने हिसाब से काम करने वाला बना देते हैं, शारीरिक मेहनत करने वाला। और एक बात और भी है जो बड़ी समझदारी से निर्णय लेने वाली बात है कि 5वां भाव जो होता है वो क्रिएशन का भाव होता है, और 5वां भाव जो होता है वो कला क्षेत्र में पारंगत हासिल या पारंगतता हासिल करने का होता है। पंचम भाव के अधिपति मंगल जैसे क्रिएटिव ग्रह के साथ बैठे हैं उच्च के। पर गौर करने की बात है कि सूर्य यहां उच्च के हुए हैं पर बाल अवस्था के हैं, तो उनका जो निगेटिव प्रभाव रहेगा
वो या फिर व्यक्ति के अंदर जो क्रिएटिविटी है, चाहे पेंटिंग की हो, चाहे डांसिंग का हो, चाहे संगीत लिखने का हो, चाहे अच्छी भाषा शैली इस्तेमाल करने का हो, ये सारी चीजें। और गौर की बात कि जन्म कुंडली में 12वें भाव को शुभ कर्त्री लगा है। गौर करिए, यहां पे लग्नेश स्वयं बैठे हैं, तो ये पापक नहीं होंगे और ना ही ये व्यक्ति को परेशान करेंगे। उसका नेचर वैसा होगा, पर वो खराब नहीं है। पीछे 3 शुभ ग्रह बैठे हैं, गुरु, शुक्र और केतु। तो केतु यहां इन दोनों को, एक बात और भी है, शुक्र वहां उच्चाभिलाषी हो रहे हैं, गुरु एकादशवें के कारक व्यक्ति को सर्वस्व संपन्न करने का कारण बनाएंगे। धन की स्थिति कभी भी कुंडली में कमजोर नहीं। क्यों? क्योंकि धन के अधिपति लाभ में उच्चाभिलाषी, लाभ के कारक के साथ। और एक बात और बताता हूं, इनकी कुंडली के जरा और भी निकट से आपको और गहराई से समझा के दिखाऊं तो शनि बुध के साथ बैठे हैं। यह युति को समझने की आवश्यकता है। इस कुंडली के लिए शनि बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन जब आप गौर करते हैं तो शनि जो है वो दशम और एकादशवें के अधिपति होकर के एकादशवें भाव का बल बढ़ेगा और 12वें भाव का भी बल बढ़ेगा। मतलब दाम्पत्य का जो सुख होता है वो 12वें भाव से देखा जाता है, मतलब सैया सुख। वहां पे शनि और बुध दो मित्र बैठे हैं और शुभ ग्रह की राशि बनी है जिसका अधिपति शुक्र के साथ बैठा है जो कि सप्तमेश है। दाम्पत्य में प्रेम रहे, दाम्पत्य में कभी भी कठोरता ना रहे, ये गारंटी है। ऐसा इसकी पुष्टि कैसे होगी? इसको सिर्फ इस आधार पर माना नहीं जा सकता। इसकी पुष्टि इसी कुंडली में चंद्रमा करा रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा से गुरु केंद्र में, और चंद्रमा गौर करिए मंगल की राशि में बैठे हैं, वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल लग्न में बैठे हैं, व्यक्ति को आयु देंगे। लग्नेश पंचमेश के साथ युति कर रहे हैं। इस वजह से जातक की कुंडली क्रिएशन के क्षेत्र में आगे और पारंगतता को रखने वाली, और साथ ही साथ चंद्रमा के अष्टम में जाने के कारण रक्त विकार की पैदा करने की स्थितियां पैदा करती हैं। रक्त विकार होता है, दर्द ज्यादा होता है। उसके बाद दांतों से संबंधित समस्या होती है। व्यक्ति की कुंडली में मैंने एक बार कभी कार्यक्रम करके ये बात बताई थी कि अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा कहीं से भी 8वें और 12वें बैठे हों तो कभी ठीक नहीं होते, और संभवतया स्वभाव को शीतलपना जो मिलने का कारण बनता है वो चंद्रमा ही बनते हैं। पर वृश्चिक राशि रोग की राशि होती है, यहां जातक बिच्छू के समान डंक मारने वाला हो जाएगा। चंद्रमा है मन। और एक बात और कहें तो चंद्रमा यहां पे चतुर्थ भाव के अधिपति होंगे। केंद्र के अधिपति अगर शुभ ग्रह बनते हो तो दोष लग जाता है, और चतुर्थ के अधिपति होकर के नीच के होकर के बैठे हैं, जिसका नीच भंग भले मंगल कर रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति कई बार जो होता है वो स्वभाव से प्रतिकूल ज्यादा हो जाता है, या फिर उसका नेचर जो है वो एक पॉजिटिव वे में नहीं जा पाता है, या कई बार उस पर काम करने की ज्यादा आवश्यकता महसूस होती है, या कई बार उसको जो सिद्ध होने की आवश्यकता है, जैसे भात पक जाए, भात पका नहीं है, अभी इस पे काम करने की आवश्यकता है। काम करने की आवश्यकता का मतलब क्या है? अब इस पे ऐसे समझाता हूं। आप इनकी कुंडली के लग्न को देखिए। लग्न 25 डिग्री 24 कला भरणी नक्षत्र चौथे चरण में जन्म। इस आधार पर व्यक्ति जो है वो निष्ठावान है, परिपक्व अवस्था को अभी प्राप्त करने की बारी बाकी है, मनुष्य होना बाकी है, देवता तो बनना दूर। उसके बाद व्यक्ति के अंदर जो है एक झल्लाहट वाली जो बात है वो बाकी है, घर से दूर रहने की आदत, घर में अकेलेपन की स्थिति, और कई बार जब कोई भी बात पसंद ना हो तो तुरंत ही चाहे बुरा लगे या भला कुछ भी पक्ष से बोल देने की बात है। तो ये चीज जो है वो ठीक नहीं है। उसके बाद आप जरा गौर करें तो स्वभाव भाव में चंद्रमा बैठे नीच के, ये स्वभाव का भाव होता है, और द्वितीय भाव जो होता है वो वाणी का भाव होता है। वाणी भाव के अधिपति राहु केतु के संपर्क में आएंगे तो कई बार व्यक्ति को झूठ बोलने वाला बना देते हैं। व्यक्ति कई बार ऐसी स्थिति में कि ना चाहते हुए भी दूसरों के कारण, या कई बार उसको काफी चीजें पसंद ही नहीं आती हैं, नहीं मुझे ये पसंद नहीं, नहीं मुझे ये चाहिए, कंडीशनल हो जाता है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि वृश्चिक राशि बन रही है। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के लोग काफी कंडीशनल जीते हैं। उनको सारी चीजें जो नियम बनती हैं वो दूसरों के लिए बनाते हैं, अपने ऊपर लागू नहीं करते। उनके सारे नियम अपने पास आकर के ध्वस्त हो जाते हैं, और सारे नियम ताक पे रख दिए जाते हैं जब उनकी बात होती है स्वयं की। तो दूसरों के लिए साबुन यहां क्यों नहीं है, सर्फ यहां क्यों नहीं है, टेबल पर से उठाया तो यहां क्यों नहीं रखा, ये सारी चीजें होंगी। पर खुद के लिए वो चाहे जैसे रहें, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो खुद के लिए नियम नहीं बनाते। इस चीज से दूर आने की आवश्यकता है। आपकी कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर व्यक्ति को गुमान हो सकता है कई बार, हालांकि ऐसी स्थिति हालांकि कम बार है, पर गुरु जो बैठे हैं वो केतु राहु के प्रभाव में हैं, तो कई बार व्यक्ति ना चाहते हुए भी चोरी भी कर सकता है और झूठ भी बोल सकता है। कुछ गलत और विषयाशक्ति की स्थिति भी बढ़ जाती है, तो ये नहीं होनी चाहिए।
उसके बाद गुरु और शुक्र कई बार व्यक्ति को दंभी और घमंडी भी बना देते हैं। जो व्यक्ति कई बार सहर्ष स्वीकार नहीं करता है कि हाँ मेरे अंदर ये कमजोरी है, तो पहले तो उदार मना हो जाइए। पहले भगवान कृष्ण की शरणागति धारण करने की आवश्यकता है, बजरंग बली की आवश्यकता है, शिव की पूजा करेंगे तो सबसे ज्यादा उत्तम होगी बात, क्योंकि चंद्रमा नीच का बैठा है ना, तो शिव की पूजा करिए। यह संपूर्ण कुंडली के लिए शिव की पूजा बहुत ज्यादा मर्यादित नहीं, अमर्यादित तरीके से लाभदायी हो सकती है। किसी की आवश्यकता नहीं है, शिव की पूजा करिए, शिव जी को दूध अर्पित करिए प्रत्येक दिन, अगर हो सके तो। अगर ब्राह्मण जाति के हैं तो निसंदेह ये बात, प्रत्येक दिन व्यक्ति अभिषेक भी कर सकता है। ये मंगल से प्रभावित है व्यक्ति, और चंद्रमा सिंह राशि का नवांश ग्रहण कर रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति गर्मी और गर्म से युक्त है। उसके बाद मैंने ये बात वहां पे छोड़ी थी कि दाम्पत्य की पुष्टि कैसे करेंगे कि दाम्पत्य अच्छी रहेगी, अच्छा रहने वाला है। शुक्र और चंद्रमा को देखिए केंद्र में, शुक्र वर्गोत्तम है, यहां भी 11, यहां भी 11। अब जरा समझिएगा, तो यहां पे 8 नंबर लग्न में बन रहा है। विवाह विलंब होने की स्थिति क्यों है? क्योंकि जन्म कुंडली में जो सप्तम स्थान का अधिपति है शुक्र, और सप्तम स्थान के कारक जो होंगे इस कुंडली के लिए, वो राहु केतु के संपर्क में आ रहे हैं। लग्न में मंगल और सूर्य बैठे हैं, जहां मंगल अस्त हो रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति को मांगलिक सुख नहीं मिल रहा, मांगलिक कृत्य उसके लिए देर से हो रहे हैं। या हो सकता है कि अब एक बात और भी है, इसको एक और अजब तरीके से समझाऊं तो जन्म कुंडली में यह बात बनती है कि अगर, चूंकि पंचम भाव विवाह का होता है, सप्तम भाव विवाह का होता है। अब इन दोनों भावों को समझिएगा, सप्तम का 5वां और पंचम का 7वां, ध्यान से, सप्तम का 5वां और पंचम का 7वां, इन भावों के अधिपति का संबंध अगर बने या पापक ग्रह से प्रभावित हो या उनके आगे अगर पापक ग्रह बैठे हों तो विवाह विलंब से होता है। अब जरा गौर करिए, पंचम का 7वां शनि कहां बैठे? पापक भाव की राशि में, ये मतलब अच्छा नहीं है, 12वें भाव में बैठे। सप्तम के 5वें कौन बना? शनि बना, वो कहां बैठे? 12वें। ध्यान से, ये तर्क नहीं, ये तकनीक है जो कि जानने की आवश्यकता है। पंचम का 7वां 12वें बैठा, ये ठीक नहीं है। सप्तम का 5वां 12वें बैठा, ये ठीक नहीं है। अब क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि उसके ठीक आगे दो पापग्रह या क्रूर ग्रह या पापग्रह बैठे हैं, जो भी कह लो, इस वजह से। और दूसरी बात, तो सप्तम के अधिपति, यहां पे सप्तम के अधिपति के पंचमस्त जो भाव की राशि बन रही है, सप्तम भाव के 5वें भाव में जो राशि बन रही है, वो किसके साथ बैठा है? त्रिक भाव के अधिपति के साथ। इस कुंडली के लिए त्रिक भाव का अधिपति कौन? 6ठे, 8वें और 12वें भाव के अधिपति। इस वजह से भी कई बार व्यक्ति अब किसी न किसी वजह से अड़चने बनती रहें, या विवाह विलंब से हो, या कई बार पसंद ना आए, या कई बार जो होता है वो कोई ना कोई रुकावट बनती है। तो प्रधान कारण यहां है, ढूंढ आप दूसरा रहे हो, अब सामान्यतः, अब एक बात सीधी सी बात है, अब जो ज्योतिष को जानता है वो ये क्या कहेगा, सूर्य मंगल सप्तम को देख रहे हैं तो विवाह विलंब से हुआ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुख्यतः कारण तो यहां बना है क्योंकि जातक की कुंडली में बुध की दशा चल रही है। तो हमें यह देखना होगा कि आखिर कौन सी ऐसी दशा है जो आपके विवाह में अड़चन पैदा कर रही है। वो बुध जो कि प्रतियोगिता पैदा कर रहे हैं। श्रीमान, आप ब्राह्मण हो तो निसंदेह ये बात को समझने का प्रयास करिएगा। ये 6ठा भाव जो है वो बुध आपका विवाह नहीं होने दे रहा है, और हमें मनाना दरअसल इसी को है। तो वो कैसे माने? वो कैसे माने? तो शिव जी की पूजा करनी पड़ेगी। मैंने ये सर्वज्ञ, ये कुंडली को सबसे पहले देख करके ये बात कही थी कि इस कुंडली को शिव की पूजा की आवश्यकता है। प्रत्येक दिन दूध या प्रत्येक दिन अभिषेक, या इनके नाम पे इनके पिता अभिषेक कर सकते हैं शिव मंदिर में जाकर के, या मंत्रों का जप। विवाह अति शीघ्र करना चाहते हैं तो मैं एक मंत्र दूंगा, 6 महीने के अंदर विवाह की गारंटी है, पर मंदिर में जाकर के करना होगा। दूसरी बात, दाम्पत्य शुक्र और चंद्रमा कभी खराब नहीं है, ठीक है। यहां पे मंगल और शुक्र का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मंगल ठीक है। शुक्र और गुरु का संबंध है, यशस्विता का गुण रहेगा, दंभी है, उसके पास ज्ञान है। और मंगल जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, उच्चस्थ होकर के सूर्य बैठे हैं। व्यक्ति जो है वो पराक्रमी है, बुद्धिमान है, यश कीर्ति सम्मान अपने पर खड़ा होना चाहता है, किसी के भरोसे इसकी गाड़ी नहीं चलेगी और न ये चलाना चाहता है। कर्म क्षेत्र जो है वो दशम स्थान के अधिपति विदेश में बैठे हैं। बाहर जाइए, अपने जन्म स्थान से दूर जाइए। पहाड़ों में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अल्मोड़ा में जन्मे हैं तो पहाड़ों से बाहर निकलने की आवश्यकता है। और एक बात और बता दूं, तो दरअसल आप अगर इस कुंडली के आधार पर अगर बात करें तो पूर्व दिशा की तरफ बढ़िए। तो आप उत्तर में हो
तो पूर्व कहाँ होगा? आप पूर्व दिशा की तरफ आ जाइए। पूर्व की दिशा आपके लिए आपका स्वागत कर सकती है। अगर विवाह किसी से करना होगा तो कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, तुला राशि और सिंह राशि, और उसके बाद धनु राशि या लग्न, यह भी सामान्य या यही लग्न आपके लिए ठीक रहे। दाम्पत्य ठीक है क्योंकि यहाँ शुभ ग्रह की राशि बनी है और शुभ ग्रह बैठा है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे पाप ग्रह की राशि बनी है और यहाँ के अधिपति शनि जो है वो जन्म कुंडली में पंचम में बैठे हैं, इस वजह से भी कई बार विवाह विलंब से होता है। शनि यहाँ भी 12 नंबर में, यहाँ भी 12 नंबर में। व्यक्ति का कैरियर ठीक है। अगर मैं एक बात कहूं तो अगर यहाँ पे तो व्यक्ति के दशम स्थान के अधिपति विदेश जा रहे हैं, वर्गोत्तम है, तो व्यक्ति को अपने कला को और अपने जो क्रिएटिविटी को है एक नया मुकाम देने के लिए बाहर निकलना ही होगा। और अगर हो सके तो वो दिशा पूर्व हो सकती है या फिर दक्षिण दिशा भी हो सकती है। ये दोनों क्षेत्र आपके लिए बड़ा बढ़िया साबित हो सकता है। विवाह की स्थिति ठीक है, कभी भी कमजोर नहीं है। विवाह के लिए अगर दाम्पत्य देख रहा हूं तो आसपास का क्षेत्र अगर वहां पे भी मिले तो भी ठीक है, क्योंकि मंगल और सूर्य वहीं बैठे हैं। तो चूंकि लग्न का अधिपति लग्न में बैठा है, अस्त हो रहा है, इस वजह से हमें हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रत्येक दिन कर लेना चाहिए। राशि वृश्चिक की है, ढैया और 7.5 से मुक्त है, इस पे कोई भी प्रभाव नहीं है। लग्न बली है, लग्न कमजोर नहीं है। लग्न पे अब चर्चा थोड़ी सी कर दूं तो लग्न के नक्षत्र का जो चरण है वो है भरणी नक्षत्र का चौथा चरण, और लग्न के अधिपति है मंगल। मंगल और शुक्र का संबंध है। लग्न के नक्षत्र के अधिपति बने शुक्र भरणी और लग्न के अधिपति बने मंगल। अब इस आधार पर दोनों का संबंध जो होता है वो साम्य होता है। इस आधार पर शुक्र की दशा व्यक्ति की कुंडली के लिए कई बार सामान्य जाती है या कमजोर सी जाती है। इस कुंडली में शुक्र की दशा कमजोर मारक जाएगी। इस कुंडली में गुरु की आखिरी दशा कष्टदायक होगी क्योंकि मीन राशि का तब वो फल करने लगेंगे। इस कुंडली में बुध की दशा जो है वो रोग पैदा करने वाली होगी क्योंकि रोगेश हैं, और वस्तुतः हालांकि वो अपने प्रभाव से मुक्त हैं। अगर आप इसी कुंडली में अगर देखेंगे तो मैं अगर D27 चार्ट की बात करता हूं सप्तमीमांसा की, तो मुझे जहां तक ये बात लग रही है तो व्यक्ति को कई बार पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। दूसरी बात है कि रक्त से संबंधित समस्या हो सकती है। उसके बाद व्यक्ति को पसलियों से दर्द, पसली हड्डी जो घुटने के नीचे के क्षेत्र होते हैं वो प्रभावित होते हुए देखे जाते हैं, सुपलियों में दर्द होता है, ये बात बनती है। बाकी ऐसे एक बात और बता दूं तो आपकी कुंडली के हिसाब से अगर मैं ग्रह बल की बात अगर करता हूं तो मन परेशान हो सकता है, वो ढाढ़स से मुक्त है, मतलब उसमें नहीं है, वो ढाढ़स उसमें लाना होगा, उसको बल देना होगा। खाली एक तरफ गर्माहट ही नहीं, उसको कभी कभी शैतल्य की भी आवश्यकता है क्योंकि वो खाली गर्म ही हो रहा है, बिच्छू के समान डंक मारता है। तो उसको ठीक करिए और उसके लिए शिव की पूजा, सूर्य को अर्घ, अमोघ शिव कवच का पाठ आप कर सकते हैं, आपके लिए सर्वोत्तम होगा, सबसे बढ़िया। शाम के समय पे ये काम आप कर सकते हैं। उसके बाद मंगल मूल त्रिकोण लेकिन अस्त है, इस वजह से उसका प्रभाव कम, और क्रिएटिविटी को सही दिशा और सही निर्देशन की आवश्यकता है। अगर ये बात बढ़ सके तो इसे और बढ़ाया जा सकता है, इसको एक नया दौर मिल सकता है। बुध की दशा चल रही है, अभी आपके जीवन में प्रतियोगिता ज्यादा है, इस वजह से भी ये बात बनती है। दुश्मनों से, पंडितों से कभी भी पंडितों का श्राप मत लेना। अब दुश्मनों से कभी भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका 12वां भाव मजबूत है, उसमें कमजोरी की कोई बात नहीं है। विदेशों में जाकर के अपना काम करना, बाहर जाकर के सेटल हो जाना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। बुध आपकी कुंडली में नीच के बैठे हैं, इस वजह से वो कमजोर हो रहे हैं, इस वजह से प्रतियोगिता कई बार बढ़ा देते हैं और कई बार उसका बल कमजोर हो जाता है। तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद आवश्यक है। देवगुरु ब्राह्मण मतलब कौन? आपके पिता, आपके भाई, आपके बड़े ताऊ, आपके बड़े चाचा, आपके बड़े पापा, इन लोगों का। और गुरुजन तो गुरुजन है ही। गुरु बढ़िया बैठे हैं पर अवस्था में वृद्ध हैं, इस वजह से उसका आवश्यक प्रभाव जो है वो कमजोर हो रहा है। विवाह या पति देर से मिल रहा है। पति कौन? यहाँ के अधिपति या यहाँ के कारक। तो देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में वृद्ध हो रहे हैं और बैठे हैं वो कुंभ राशि के, अपनी राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, राहु केतु के प्रभाव में हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति पसंद ही ना आए कोई, या कोई ना कोई बात से पति जो है वो छुप करके बैठा है। तो मनाना होगा किसे? शिव जी को मनाइए कि कम से कम उसका पति जो है वो बाहर निकल के आ जाए। कहां छुप के बैठा है, उसे बाहर निकालने की आवश्यकता है, तो मंत्र पढ़िएगा, वो तुरंत बाहर आ जाएगा। गुरु के बाद शुक्र, बहुत बढ़िया। दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं है, व्यक्ति सुंदर है, सूर्य का प्रभाव है लग्न पे, तो व्यक्ति तेजोमय है, तेजस्विता का प्रभाव है। लग्न में सूर्य और मंगल व्यक्ति को ढाढ़स, सबल, मजबूत, इच्छा शक्ति का दृढ़ संपन्न और दृढ़ प्रतिज्ञ बना देते हैं। प्रत्येक प्रकार की विषम परिस्थिति को अपने अनुकूल कैसे करना है, ये इसे बहुत अच्छे से आता है।
शनि बाल अवस्था के हैं डिग्री में, इस वजह से मैं ये बात कहता हूं कि उन्हें जो है वो वही वजह खास एक तरीके का बन जा रहा है जो सही दिशा नहीं मिल रहा है कर्म क्षेत्र को, क्योंकि वो बाहर बैठे हैं, नीचाभिलाषी भी हो रहे हैं। इस वजह से शुक्र जो है वो उच्चाभिलाषी, शनि नीचाभिलाषी, शनि जो है वो मैंने समस्या बताया है कि विवाह के लिए जो है वो क्यों विवाह रुक रहा है या फिर क्यों विवाह में विलंब की स्थिति बन रही है। राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए कभी भी कमजोर नहीं होंगे और कभी भी परिणाम उनका बुरा नहीं होगा, चाहे वो कितने ही शुभ अशुभ क्यों ना बने हो। वैसे एक बात बता दूं तो राहु आपकी कुंडली के लिए पंचम भाव में बैठे हैं, त्रिकोण का भाव है, जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का होता है। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में उसे देख रहे हैं, राहु लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं, सप्तम भाव के अधिपति पे राहु की दृष्टि है, लग्न पे दृष्टि है, तो व्यक्ति को कई बार कंफ्यूजन में रखते हैं। तो चीजों को लेकर के, अपने क्रिएशन को लेकर के कई बार व्यक्ति संपूर्ण कर देता है पर फिर भी उसमें वो एक दाग सी रह जाती है। मेरी एक दर्शिका है, कुछ विष्ट करके हैं, वो हिमाचल प्रदेश में कोई एक जगह है जहां पे ताल फिल्म की शूटिंग हुई थी, चंबा या ऐसे करके। उसके पास जबरदस्त कला है पर वो जातिका को उसको सही दिशा नहीं मिल रही है, और उनकी पेंटिंग तो जबरदस्त है। तो कुछ ऐसी स्थिति कि आपको भी उसी चीज से कुंठित न होना पड़े, जरूर ही आगे बढ़ना चाहिए और जरूर अपना उदार जो है वो अपनी उदारता का जो है वो लोगों को दर्शन कराना चाहिए। आप उदार हो, क्योंकि लग्न जो है वो लग्न का अधिपति लग्न में कम से कम बैठा तो है, और सही नेचर नहीं मिलने के पीछे दो प्रमुख वजहें हो सकती हैं, लग्नेश का अस्त होना और सूर्य का नीच होना। ये दो कारण है। अगर ये दोनों ठीक नहीं हो तो निस्संदेह व्यक्ति कमजोर नेचर का हो जाता है। नेचर के कमजोर होने का मतलब ऐसा नहीं है उसको सही दिशा नहीं मिले या फिर सही तरीके से व्यक्ति रिप्रेजेंट ना कर पाए या सही तरीके से अपने ख्यालातों में से व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता है या सही दिशा ना मिले या प्रेजेंटेशन स्किल कमजोर हो जाए, सीधी सी बात है। अब यही बात है। तो यहां पे मैंने ये सारी चीजें जहां मंगल के बारे में बताई, मारक नहीं होगा, शुक्र मारक होंगे प्रबल, बुध यहाँ पे प्रतियोगिता डालेंगे, खलल डालेंगे, चंद्रमा यहाँ पे दोष से युक्त होंगे और व्यक्ति को घर से दूर, कई बार भवन भूमि वाहन, मानसिक शांति कमजोर, व्यक्ति के दिमाग में खलबलाहट मची रहती है, ये बात बनती है। पंचम भाव के अधिपति उच्च के हैं, इस वजह से व्यक्ति के पास क्रिएटिविटी है, क्योंकि मंगल कलम है होता है। बुध शनि के साथ बैठे हैं तो कंप्यूटर क्षेत्र पे व्यक्ति इस चीज को और भी अच्छा कैसे कर सकता है। यहाँ के अधिपति बुध है, पराक्रम भंग योग लगा रहे हैं। तो अगर आप इसको, अब गौर करने की बात है कि यहाँ का अधिपति अपने भाव से पीछे जाकर के नीच का हुआ है, छठे भाव के अधिपति नीच के हुए हैं, इस वजह से भी व्यक्ति जो है वो प्रतियोगिता में हार जाता है कई बार। तो ये नहीं करना चाहिए। गणेश जी के मंत्रों का जप करने से और रामायण के किसी सिद्ध मंत्र का या चौपाई का जप करने से आपको बल मिलेगा, उसमें सबलता मिलेगी। यानी कि आपको अभी काम अपने फोकस को इस तरफ से बढ़ा करके रखना है कि मेरा जो है वो कम्युनिकेशन किस तरीके से बेटर हो, मतलब मुझे जो है वो लोगों के पास पहुंचने के ऊपर भी काम करना है। ये बात आपकी कुंडली में कमजोर हुई क्योंकि पराक्रमेश 12 में जा रहे हैं और नीच के हैं, शनि जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं। पर एक बात है कि इसका एक अलग लाभ है कि व्यक्ति अपने डिजाइन को कंप्यूटर पे भी ला सकता है, अपने डिजाइन किए गए चीजों को कंप्यूटर पे ला करके, या अगर कलम और दवात की आवश्यकता नहीं है तो व्यक्ति उसको कंप्यूटर पे ऑर्गेनाइज करके उसका प्रिंट निकाल करके उसको तब जाकर के एक सही आकार दे करके उसका वो जो है वो आप काम ये कर सकते हो। क्योंकि आपकी कुंडली में मीडिया सेक्टर बड़ा अच्छा है, क्योंकि मंगल है, आपकी कुंडली में शनि और बुध बैठे हैं, वो कंप्यूटर के कारक हो जाते हैं, तो आप ये काम भी कर सकते हो। एक सही दिशा में आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, आप इस पे फोकस लगा सकते हैं। जैसे प्रिंट मीडिया हो जाए, बड़े बड़े होर्डिंग्स बनाने हो, आप उस पे काम कर सकते हो। आर्ट गैलरी में अपना जो है वो गैलरी अगर आप ये कर रहे हो तो आर्ट एंड क्राफ्ट के क्षेत्र में आप जितना ज्यादा बेहतर आगे जाना चाहते हो जा सकते हैं, आपकी कुंडली में वो स्थिति बनती है। पर वो जो क्षेत्र बना है मंगल के कारण बना है, बुध हमेशा उसमें कमजोरी डाल रहे हैं, तो इसको आपको बल देना होगा। तो शिव जी की और गणेश जी के मंत्रों के जब से वो चीजें बन सकती हैं। दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति दशम में, आप अपना काम ही करो तो ज्यादा बेहतर है। नौकरी वगैरह की स्थिति अगर देख रहा हूं तो नौकरी विदेश में, प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा, हालांकि सूर्य और मंगल बैठे हैं पर दोनों ही कमजोर हो रहे हैं। यहाँ पे लग्न में खाली सूर्य के बैठ जाने से नहीं होती हैं चीजें, क्योंकि सूर्य बाल अवस्था के हैं, मंगल अस्त हैं, तो लग्न बली नहीं है, अंश बल में बलवान है, पर चंद्रमा नीच के और अष्टम में जा रहे हैं, इस वजह से। तो जब कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो जाएगी तो कई बार उसको सही वो जो है वो एक डेकोरेशन नहीं मिल पाता है। और ठीक वही स्थिति हो जाती है कि विवाह 15 तारीख को है, 10 तारीख से जनरेटर लगा दिया है, दिन रात जनरेटर चल रहे हैं, और विवाह के समय जब मंडप पे दूल्हा आता है उसी समय जनरेटर जो है वो फ्लॉप हो जाता है। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जब आपको काम पड़े तो उस ऊर्जा को बचा करके रखिए ताकि वो सही समय पे सही तरीके से उसका समायोजन हो सके और उसको सही दिशा मिल सके। तो इस काम की आवश्यकता है। ऊर्जा को बचाइए, अपने मन को शांत करिए,
अपने अनुकूल बनने के लिए, लोगों को और बनाने के लिए खुद को पहले अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। और इसमें आपको नियमित रूप से मंत्रों का जप, रविवार को नमक, सूर्य को अर्घ, हनुमान चालीसा का पाठ, शिव जी को अभिषेक, मंत्र जो मैं दूंगा उसका जप मंदिर में जाकर के, और एक रामायण का कोई एक चौपाई जो मैं आपको दूंगा, 2 मंत्र मैं आपको दूंगा, उनका जप 10-10 मिनट प्रत्येक दिन। फिर देखिए विवाह कैसे हो जाता है। दशमांश कुंडली मंगल है, गुरु मंगल का शिक्षक योग, आप पढ़ाने के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं, इस क्षेत्र में भी आपका कैरियर बनता है। ये कुंडली ऐसी है। दशा के आधार पर और दिशा के आधार पर तो राशि बनती है वृश्चिक की, और यहां से अभी जो गुरु का प्रभाव है वो आपकी कुंडली में तृतीय एकादशवें का है। जब वो कुंभ में चले जाएं या मीन में चले जाएं तो हालांकि गोचर से अभी उनका संबंध बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन तृतीय एकादशवें के हैं तो अभी भी विवाह का योग एक सामान्यतया। नवमांश कुंडली में भी अगर मैं देख रहा हूं तो वहां पे वो तृतीय भाव के अधिपति तीसरे नंबर भाव से गोचर कर रहे हैं यहाँ पे नवमांश कुंडली में, और होते हैं वो कौन, तो जन्म कुंडली के पंचमेश, पंचम भाव के अधिपति। तो नवमांश से विवाह का योग चल रहा है। पंचमेश जब एक्टिव होंगे या किसी तरीके से अगर पंचम भाव के अधिपति की दशा चले, या फिर जन्म कुंडली में बुध की दशा चल रही है जो कि जन्म कुंडली का लाभेश है नवमांश कुंडली में, तो यहां से भी विवाह के योग चल रहे हैं। पर वही दरअसल अड़चन भी वही पैदा कर रहा है, क्योंकि यहाँ का वो प्रतियोगिता भाव का अधिपति है, यहाँ पे लाभ दे रहा है, लेकिन वो बुध जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं इस राशि में, धनु राशि में, जिसके ऊपर अभी धनु राशि के ऊपर से शनि का प्रभाव भी गोचर कर रहा है। मतलब शनि के ऊपर 2.5 या 7.5 का प्रभाव है, इस वजह से उसमें अड़चने भी आ रही हैं। तो मूलतः मैंने आपको जो चीजें बताई हैं वो करें और कर लेने पे काम बन जाएगा। वस्तुतः यही बात बाकी है। अब तो क्या बताऊं, संतान के बारे में बताया, कैरियर बताया, एक नया आपको क्षेत्र दिखाया। इस कुंडली में प्रभाव अच्छा है, भाग्य का बल है, गुरु की दृष्टि जो है वो जन्म कुंडली में शत्रु पे पड़ रही है, इस वजह से पराक्रम का परिणाम और पराक्रम भंग भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ के अधिपति 12 में और शनि जैसे मतलब जो है वो मित्र के साथ बैठे हैं, पंचमस्त ग्रह के साथ बैठे हैं, तो ठीक है, उसमें कोई परेशान नहीं है, थोड़ी सी मेहनत के बाद वो परिणाम मिल जाए। गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, राहु के प्रभाव में आने के कारण कई बार पति जो होता है वो पूजा पाठ करने वाला नहीं होता है या फिर कमजोर होता है। कई बार जो होता है वो व्यक्ति अपने ही स्वभाव के ऊपर काम नहीं कर पाता है। 9वीं दृष्टि जो है वो जन्म कुंडली में यहाँ पड़ रही है, तुला की पड़ रही है, इस वजह से थोड़ी सी कमजोरी है। हालांकि यहाँ पे देखने के कारण दाम्पत्य को तोड़ने से बचाएंगे और व्यक्ति का काम रुकवाएंगे, कई बार रुकवाते हैं। यहाँ मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लंबी बीमारी का खतरा, लेकिन यहाँ पे मंगल को देख लेने के कारण और मंगल के लग्न में बैठने के कारण चंद्रमा का नीच भंग हो रहा है, लेकिन मंगल तो खुद ही अस्त हैं, इस वजह से भी व्यक्ति को सही नेचर नहीं मिल रहा है। रक्त से संबंधित समस्या, अपने कपड़ों को लेकर के व्यक्ति को कपड़ों के ऊपर काम कर लेना चाहिए, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, यात्रा वगैरह पे विशेष ध्यान देना चाहिए। अनुराधा, मृगशीरा, उसके बाद पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, और ये सब नक्षत्र आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। उसके बाद रेवती, ये भी नक्षत्र अच्छा बन सकता है। भरणी नक्षत्र अच्छा बन सकता है। वस्तुतः व्यक्ति जिसके साथ भी जुड़ेगा उसको भर देगा, गारंटी है। जिसके साथ भी इसका जुड़ाव होगा उसको वो धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव सबको भर देगा। और कई बार व्यक्ति जो होता है वो पिता के भाग्य को बल भी देता हुआ देखा जाता है, या पिता का साहस भी होता है, ये बात भी बनती है। कुछ इसी तरीके से अब आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। सारी चीजें तो लगभग मैंने बता रखी हैं। इतनी देर से बकबक कर रहा हूं, बकबक तो नहीं किया हूं, पर पता नहीं, अगर आपको कार्यक्रम पसंद ना आए तो बकबक के ही बराबर है। और अगर आपको उत्तर ना मिला तो मैं दिशा बताना भूल गया, आप पूर्व दिशा की तरफ आप जाइए, आपका काम बढ़िया बनेगा। या फिर अपने जन्म स्थान से दक्षिण दिशा की तरफ, ये 2 दिशाएं मैंने बताई। 9 नंबर आपके लिए अच्छा होगा, 9 तारीख, 18 तारीख, और भी बाकी यही तो 2 अंक बनते हैं जहां पे 9 बनता है। तो ये चीजें ठीक होंगी आपके लिए। जो बनती है चीजें उसके आधार पर रविवार का दिन आपके लिए बड़ा बढ़िया साबित हो सकता है। गुरुवार का दिन आपके लिए अच्छा साबित होता है। लाल रंग का वस्त्र और गेरुआ ये अच्छा हो सकता है। वैसे अभी आपको पीला ज्यादा पहनना चाहिए, गुरुवार को पीला वस्त्र ज्यादा धारण करिए। मैं 3 उपाय आपको भेजूंगा, विवाह के लिए आप खाली मुझे बताना, मैं आपको वो भिजवा दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।